नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हवा में बात करना चीन की पुरानी आदत है। कम्युनिस्ट चीन को आज भी लगता है कि उसके आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। चीनी प्रशासन की इसी नासमझी की वजह से वो हर जगह अपनी नाक कटवाता आया है, खासकर भारत में। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि चीन को फिर कैसे शर्मसार होना पड़ा है और कैसे एक फोन कॉल की वजह से आजकल बीजिंग में हड़कंप मचा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत ने एक बार फिर चीनी सैनिकों को धूल चटाई है। पिछले हफ्ते चीन के सैनिकों ने फिर नियंत्रण रेखा पार करने की हिमाकत की थी, लेकिन इस बार उन्हें न केवल मुंह की खानी पड़ी बल्कि शर्मसार होकर लौटना भी पड़ा। चीन को लगा फिर करारा झटका। सरहद पर उल्टे पांव भागे चीनी सैनिक। भारतीय सैनिकों ने पहले बनाया बंधक, फिर वार्निंग देकर चीनी सैनिकों को छोड़ा। नापाक इरादे लेकर चालबाज चीनी सैनिकों ने सोचा था सरहद पार करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मनमानी करेंगे और फिर लौट जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। घूमने फिरने और मनमानी की बात तो छोड़िए, उन्हें तो सरेंडर तक करना पड़ा। माफी मांगकर घंटों की मीटिंग के बाद और घनघोर बेइज्जत होकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चल रहे तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश में भी एक बार फिर चीन की सेना ने नापाक हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते चीन के करीब 100 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश के यांगसे सेक्टर में LAC पर घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान भारतीय सेना से चीनी सैनिकों का सामना हुआ। भारतीय सैनिकों ने चीन के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया। कुछ घंटों के गतिरोध के बाद मामले को सुलझा लिया गया। चीनी सैनिकों को वार्निंग देकर वापस लौटा दिया गया, लेकिन बेशर्म चीन बार बार ऐसी हिमाकत करता रहता है और बार बार उसे ऐसी ही बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे कई वजह है। असल में चीन अभी भी इस गुमान में है कि भारत एक कमजोर देश है जो अन्य देशों की तरह उसके दबाव में आ जाएगा। उसे लगता है कि भारत अब तक 1962 की पराजय से उबरा नहीं है, जबकि सच्चाई तो ये है कि चीन की याददाश्त शक्ति काफी सीमित और संकुचित है। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण आपको साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी में मिल जाएगा, जो PLA एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस ने 2013 में प्रकाशित की थी। ये भारत पर चीन की अब तक की सबसे विस्तृत कवरेज रही है। इसे अमेरिका स्थित चीन एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने 2021 में अनुवादित किया था। इस पुस्तक के अनुसार दावा किया गया कि शीत युद्ध के पश्चात भारत की नीति दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने और चीन के साथ साथ दूसरे देशों के खिलाफ दमदार नीतियां लागू करने की रही है। इतना ही नहीं, चीन को भारत की ताकतवर देशों के साथ बढ़ती दोस्ती का भी आभास नहीं है। यही नहीं, चीन के विशेषज्ञ इस मुगालते में भी रहते हैं कि भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय विषयों का कोई ज्ञान नहीं है और न ही उन्हें इस बात का आभास है कि एक देश अनेक देशों के साथ मधुर संबंध रख सकता है। इसके अलावा चीन ने हमेशा एक बात को अनदेखा किया है और वो है इतिहास। कहते हैं इतिहास से हमेशा सीख लेनी चाहिए। भारत आज नहीं तो कल थोड़ी बहुत सीख ले ही लेता है, लेकिन चीन ने आज तक इतिहास से कोई सीख नहीं ली। 1967 में भी इसी घमंड में उसने भारत पर आक्रमण किया था।
लेकिन नाथुला और चोला में भारतीय सैनिकों ने चीन को इतना कूटा कि चीन अपने शिखर पर होते हुए भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मतलब साफ है, ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि 2021 का भारत है, जहां वो दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है और घर आए दुश्मनों को ढेर करने में देर नहीं लगाता और घुसपैठ करने वालों को या तो ढेर कर देता है या फिर बंदी बना लेता है और फिर वार्निंग देकर रिहा कर देता है कि दोबारा ऐसी हिमाकत मत करना, नहीं तो छोड़े नहीं, मारे जाओगे। भारतीय सैनिकों के साथ साथ कुदरत ने भी चीनी सैनिकों पर जबरदस्त प्रहार किया है। आपको यकीन नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा पर नजर रखने वाले चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर बर्फ के बवंडर से सहम गए हैं। बर्फीली आफत ने शी जिनपिंग के सबसे चहेते कमांडर को मौत की आगोश में ले लिया है। अपनी विस्तारवाद वाली नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए चीन ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। चीन की डरपोक फौज ने चोरी छिपे पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की थी, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को पीछे धकेला, बल्कि कूटनीतिक प्रयासों से चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब भी चीन के करीब 50,000 जवान इस इलाके में मौजूद हैं। चीन के ये जवान अपनी सीमा में रहते हुए भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, जैसे जैसे पहाड़ों पर जमी बर्फ की चादर मोटी हो रही है, वैसे वैसे लाल सेना की सांसें भी उखड़ने लगी। लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन अब चीनी सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। चीन के सैनिक कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। यही नहीं, चीन की फौज ने अपने सबसे काबिल कमांडर को खो दिया। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन सेना के सबसे बड़े पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे झांग जुडोंग की मौत हो गई। वो सिर्फ 6 महीने ही लद्दाख की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को झेल पाए। इस दौरान उन्हें पेट से जुड़ी बीमारी हुई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। झांग जुडोंग ने बीमारी के कारण इसी साल जून में अपने पद से इस्तीफा दिया था। यही नहीं, जुडोंग की जगह पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर बनाए गए जनरल शू भी बीमार चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो जनरल शू भी पेट की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने पश्चिमी थिएटर कमांड का कमांडर बनाए जाने के मात्र 2 महीने बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी जनरल वांग हैजियांग को सौंप दी गई। एक अफसर दिमागी तौर पर लड़ता है, ना कि फिजिकल, क्योंकि ठंड सबको बराबर लगती है। मुझे लगता है लद्दाख में जिस तरीके से चीन को सेटबैक मिलता चला जा रहा है, टू दी एक्सटेंड कि अगर सर्दी से रिलेटेड बीमारियों से उनके एक थिएटर कमांडर तक की डेथ हो जाए, मेरे हिसाब से शर्म की बात है। दैट मीन्स वो कमांडर दिमागी तौर पर, जज्बे के तौर पर कमज़ोर रहा होगा, हौसले में कमज़ोर रहा होगा, सिर्फ ड्यूटी कर रहा होगा। उसको इस बात का कोई इल्म नहीं होगा कि वो क्यों कर रहा है। चीन के लिए जनरल झांग जुडोंग की मौत और जनरल शू की बीमारी किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि ये दोनों ही जनरल राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पसंदीदा जनरल थे। जिनपिंग इन दोनों पर आंख मूंद कर यकीन करते थे। यही नहीं, जनरल झांग और शू दोनों ही उभरते हुए सितारे की तरह, लेकिन 58 साल की झांग जुडोंग को पूर्वी लद्दाख के सर्द मौसम ने मार डाला और जनरल शू बिस्तर पर। गौर करने वाली बात यह कि पिछले 9 महीने में 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदलना पड़ा है। आपको बता दें कि चीन की लाल सेना
यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड का मुख्यालय तिब्बत में। चीन सेना की यही कमांड भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। 5 साल पहले चीन सेना में बड़े बदलाव के तहत वेस्टर्न थिएटर कमांड का गठन किया गया था। पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर खूनी हमला करने वाले चीन के जवान भी इसी कमांड के तहत आते हैं। हालांकि अब चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के पैर उखड़ने लगे। सर्द मौसम ने इस कमांड में तैनात चीनी जवानों को लीलना शुरू कर दिया है, जिससे साबित हो जाता है कि ऊंचाई वाले इलाकों और बेहद सर्द मौसम में चीन की सेना भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। चीन की सेना भीषण ठंड में लंबे समय तक नहीं टिक सकती। भले ही चीन भारत की तरह रोटेशन पॉलिसी अपनाते हुए पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों की तैनाती करता हो, लेकिन अब रोटेशन पॉलिसी भी सर्दी के मौसम में लाल सेना के जवानों की जान नहीं बचा पा रही। चीन का पश्चिमी थिएटर कमांड मुझे लगता है कि हिमालय की चोटियों पर काम करने की शायद उन्हें आदत नहीं है, सोच नहीं है, दिमाग नहीं है, जज्बा नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है, वो कन्विंस्ड नहीं है ट्रुप्स अपने अंदर। इस वजह से शायद वो अपने आप को हमेशा हैंडीकैप पाएंगे। एक उस सेना का आमना सामना करना जो इंडियन आर्मी है, जो सिर्फ जज्बे पर काम करती है। चीन के युआन वांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक शोधकर्ता झोउ चेनमिंग ने भी माना है कि बेहद सर्द इलाकों में PLA के जवान टिक नहीं पा रहे। उनके मुताबिक भीषण ठंड से जवानों को पेट से जुड़ी बीमारी हो जाती है। ज्यादा ठंड की वजह से दिल से जुड़ी बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन होने की वजह से जवान बीमार पड़ रहे हैं। नंबर गेम में चीन जरूर आगे हो सकता है। 50,000 सैनिक आप लद्दाख में लगा दीजिए, 60,000 लगा दीजिए, 1 लाख लगा दीजिए, लेकिन आप उसके पीछे वो मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे, वो स्पिरिट कहाँ से लाएंगे कि वो ट्रुप्स जो वहाँ आते हैं वो समझें अपनी जिम्मेदारी को, उस जज्बे को कि जिस जज्बे के लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जज्बा तो है नहीं। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर 13वें दौर की बातचीत होने वाली है। भारत चीन पर और पीछे हटने के लिए दबाव डाल रहा है, तो उधर चीन की सेना में हड़कंप मचा हुआ है। वेस्टर्न थिएटर के कमांडर से लेकर सैनिक तक सर्दी से बेहाल है। पहाड़ों पर जमी बर्फ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हौसले पस्त कर रही है। दक्षिण चीन सागर में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ताइवान और चीन के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। जंग की आशंका को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद बीजिंग में खतरे की घंटी बज गई। शी जिनपिंग वो शख्स जो माओ के दिखाए रास्ते पर चलता है, वो शख्स जो साम्यवाद का चोला ओढ़कर दूसरे देशों की सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है, वो शख्स जो अपनी ताकत दिखाने के लिए जंग से भी परहेज नहीं करता, वो शख्स जो अपने मुल्क का दायरा बढ़ाने के लिए विस्तारवाद की रणनीति पर अमल करता है। लेकिन अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्यूबा से भी छोटे देश ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बना चुके ताइवान पर काबिज होने के लिए शी जिनपिंग की लाल सेना लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। 1 अक्टूबर से लेकर अब तक चीन के करीब 150 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, जबकि ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में इस साल 600 से ज्यादा चीनी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। चीन के लड़ाकू विमानों ने मार्च 2019 में ताइवान में ऐसी उड़ानों की शुरुआत की थी। इसके बाद अकेले दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 380 बार चीनी विमान घुसे, जहां आमतौर पर 1 से 3 धीमी गति से उड़ने वाले
टर्बो प्रॉप विमान भेजे जाते हैं। Although China's flights cause a lot of pressure on our Navy and air defense forces, this is also a boost for us, urging us to be prepared for combat. पूरे घटनाक्रम से साफ हो जाता है कि आज चीन और ताइवान के रिश्ते पिछले 40 सालों में सबसे खराब दौर में हैं। चीन लगातार ताइवान की सीमा लांघने की कोशिश कर रहा है। ताइवान चीन को चुनौती देने के साथ युद्ध के लिए ललकार रहा है। और तो और आग में घी डालने का काम करता चीन का सरकारी मीडिया समंदर में संग्राम का बिगुल फूंक रहा है। चीन के लड़ाकू विमानों की ताइवान में घुसपैठ के बाद ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ कू-चेंग ने कहा है कि 2025 से पहले चीन उनके देश पर बड़ा हमला करेगा। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ताइवान आग से खेल रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर चीन हमला करता है तो उसका जवाब देने के लिए ताइवान तैयार है, जबकि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ताइवान को चीन से भिड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। 1 अक्टूबर को भेजा जब चीन का नेशनल डे था, 2 अक्टूबर को भेजा, 4 अक्टूबर को भेजे और ताइवान ने इसका कड़ा विरोध किया। ताइवान ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। दोनों के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है और चीन की ये पॉलिसी है कि ताइवान को एक दिन चीन में मिलाना है। ताइवान को चीन हमेशा अपना हिस्सा मानता है। शी जिनपिंग ने शुरू से अपना एजेंडा रखा है और जिस तरह से आज टेंशन बढ़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि चीन इसके लिए कब्जा करने के लिए पूरी कार्रवाई कर ले। ताइवान में हवाई घुसपैठ और ताइवान की चेतावनी पर चीन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ताइवान की सीमा लांघते चीन के लड़ाकू विमान ये जरूर जाहिर करते हैं कि ड्रैगन ताइवान पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में लगातार गर्माते हालात का अंदाजा अमेरिका को भी लग चुका है। इसीलिए ताइवान के बाद अब अमेरिका ने भी चीन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर में अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जबकि फिलीपीन सागर में अमेरिका के 2, ब्रिटेन और जापान के 1 युद्धपोत ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि चीन को ताइवान के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले नतीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद ताइवान के मसले पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात करके चीन को खरी खरी सुनाई और उनसे सवाल भी पूछे। उनके आए दिन युद्धपोत वहां जाते रहे, उनके सीनियर ऑफिसर्स वहां विजिट करते रहे और ताइवान को अमेरिका के हथियार लगातार मिलते रहे। चीन ने इसका कई बार कड़ा विरोध भी किया और अब अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भेजे और साथ ही साथ यूरोप का 1 युद्धपोत, जापान का 1 युद्धपोत मिलकर वहां पर ताइवान सागर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ताइवान के साथ वो खड़े हैं। चीन की विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी। जाहिर है चीन और ताइवान की रंजिश रणभूमि की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसी रणभूमि जहां आमने सामने सिर्फ यही 2 मुल्क नहीं होंगे, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी भी मौजूद होंगे। मतलब ये कि चीन को ताइवान के साथ सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लिहाजा चीन भी सावधान है और उसने अमेरिका से बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो अमेरिका और चीन आपसी तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने पर राजी हो गए। दोनों ही देश इस बात पर भी राजी हुए कि इस साल के आखिर तक जो बाइडेन और शी जिनपिंग का वर्चुअल सम्मेलन भी होगा। इसमें दोनों एक दूसरे से सीधी बात करेंगे और तनाव को कम करने की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत मुमकिन है कि इस वर्चुअल सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर का मुद्दा भी उठाया जाए। इसके अलावा जो बाइडेन जिनपिंग के सामने हांगकांग और शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला भी उठा सकते हैं। अमेरिका और चीन संवाद से समाधान तलाशने को राजी हो गए, लेकिन चीन संवाद के बाद विवाद को जन्म नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जबकि चीन को भी पता है कि ताइवान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। दुनिया के बाकी देशों की तरह चीन भी ताइवान में बनने वाली एडवांस
सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है। ऐसे में ताइवान के साथ जंग चीन पर तो भारी पड़ेगी, पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। पर जिस तरह के अभी हालात हैं, जिस प्रकार बाकी देश आज ताइवान के साथ खड़े हुए हैं और जिस प्रकार से ताइवान को अत्याधुनिक हथियार दिए जा चुके हैं और ताइवान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उससे नहीं लगता कि चीन अपनी उस फिलॉसफी में कि बिना युद्ध के ताइवान को अपने मिला ले। फिलहाल दक्षिण चीन सागर अशांत है। पानी में युद्ध पोतों और जंगी जहाजों के साथ आसमान में लड़ाकू विमानों का शोर खौफ पैदा कर रहा है। अमेरिका और ताइवान दोनों बातचीत के जरिए चीन से जारी विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्रैगन भी विवाद खत्म करना चाहता है। ऐसा सोचना गलत होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।